गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी के नोट्स को। ठीक है, ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए नोट्स है। अगर अभी आपकी एग्ज़ाम है तो ही आप इन नोट्स को देख लीजिए। ठीक है, बिकॉज़ ये नोट्स मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है। ठीक है, तो मेरे जो नोट्स है इसमें आपको जैसा दिख रहा है ऐसा पोथी टाइप का मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे जो मैंने टेबल्स वगैरह बनाई हैं टेबल्स के फॉर्म में, मतलब इसके आपने सिलेबस देखा होगा ना, तो जो सेकंड यूनिट है उसको तो पूरा टेबुलर फॉर्म में मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, केवल और केवल ये फर्स्ट आंसर ऐसा लिखा है कि जिसमें आपको ये बताया है कि भैया तुमको कॉपी में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, और बाकी तो आपको मैं समझाने के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँगी। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको मैं पहला ये बताऊंगी कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपको आता है शैक्षिक तकनीकी क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि भैया शैक्षिक तकनीकी अवधारणा बताओ, या शैक्षिक तकनीकी का अर्थ बताओ, या शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा दो। ठीक है, और उसके साथ में क्या आ सकता है, क्या आएगा उसके साथ में, शैक्षिक तकनीकी प्रकृति, विशेषता, महत्व, क्षेत्र, उद्देश्य, इसमें से कोई एक चीज़ वो आपसे पूछ लेगा। ये मैं बताऊँ सब एक ही होता है, उसकी प्रकृति भी एक है, विशेषता भी एक है, महत्व, क्षेत्र सब एक है। मैंने इसमें कम से कम 20-22 पॉइंट लिखे हैं, उनको आप ध्यान से थोड़ा अपने ब्रेन का यूज़ करके लिखो कि वो उसकी प्रकृति हो सकती है, विशेषता हो सकती है। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा मेरा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बट एग्ज़ाम पास में है और टाइम कम है, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं शैक्षिक तकनीकी। ठीक है भैया, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शैक्षिक तकनीकी से मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षा में कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, आप शिक्षा में लैपटॉप चला रहे हो, आप शिक्षा में प्रोजेक्टर चला रहे हो, आप शिक्षा में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो। ये शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है, लेकिन शैक्षिक तकनीकी का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसमें तकनीकी मशीन का उपयोग कर रहे हो। शैक्षिक टेक्निक्स आप कोई भी टेक्निक हो सकती है। आप किसी बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हो, पढ़ाना, ठीक है, किसी बच्चे का अधिगम कैसे करवा रहे हो, वो कैसे भी हो सकता है। आप मशीन का उपयोग करो कि नहीं करो। ठीक है, अगर आप जैसे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी जैसे आप पढ़ रहे हो वो ऑनलाइन टीचिंग है। ठीक है, तो आप तकनीकी का यूज़ कर रहे हो, मतलब मशीन जिसको आप बोल सकते हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हो। बट अगर आपको मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो भैया हो सकता है मैं आपको मॉडल से पढ़ाऊँ, हो सकता है मैं आपको अपने व्यक्तित्व के बोलना चाहिए एक संप्रेषण होता है कि आप किसी व्यक्ति को कैसे समझा रहे हो, मतलब उसको बांध लो, आपकी कहानी में उसको बांध लेना, तो वो भी क्या है, टेक्निक होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो प्रवक्ता होते हैं ना, वो अपनी बातों ऐसी बातें करते हैं कि वो आपको बांध लेते हैं, तो आप उनकी बातें सुनते हो। ठीक है, तो ये शैक्षिक तकनीकी थोड़े से मैंने प्रवचन आपको दे दिए। ये प्रवचन आपकी समझ के लिए थे, लेकिन आपको आंसर कैसा लिखना है वो आपको बता देती हूँ अब मैं। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में वैज्ञानिक और क्रमबद्ध प्रणाली का योग है। काय में भैया, शिक्षा में। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में वैज्ञानिक व क्रमबद्ध प्रणाली, ऐसे आंसर लिखना है, ये बता रही हूँ। ठीक, योग है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या करना है भैया, हमको शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तकनीकी साधनों, है ना, और विधियों का प्रयोग करना है। दोनों चीज़ें हो गई, तकनीकी साधन है ना, आधुनिक प्रणाली जो है, और विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें हम भैया क्या करेंगे, इसमें हम अनुदेशन विधि, अनुदेशन मतलब होता है भैया ये है अपना लक्ष्य और ये है रास्ता। ठीक है, ये रास्ता, तो ये जो रास्ता है उसको बोलते हैं अनुदेशन, ये है अनुदेशन। ठीक है, तो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के जो आपको किस रास्ते से जाना है तो वो होती है अनुदेशन विधियाँ। ठीक है, आपको दिशा दिखाना। तो कहाँ थे भैया, इसमें अनुदेशन विधियों में मशीन व आधुनिक प्रणालियों का प्रयोग शैक्षिक समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह आपका आ जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद भैया आपको लिखनी है परिभाषा। किसी भी आंसर को ऐसे ही लिखना है, अगर उसकी अवधारणा और परिभाषा आती है तो पहले उसकी अवधारणा लिख देना, फिर कॉक्स ने क्या बोला था, मानव अधिगम परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शिक्षा तकनीकी कहा जाता है। क्या बोल रहा है, मानव अधिगम परिस्थितियों में, है ना, मानव के सीखने में जब हम वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, वे किसका, वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, तो वो शिक्षा तकनीकी है, शैक्षिक तकनीकी है। आया समझ में। कॉक्स ने क्या बोला है, मानव अधिगम परिस्थितियों में, ये वर्ड याद रखना,
वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शिक्षा तकनीकी कहा जाता है। ठीक है, अब भैया एक और परिभाषा देख लो, लिखना चाहिए तो अगर परिभाषा ही आ रही है तो ठीक है, एक पेज में आंसर लिखना है, क्योंकि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शिक्षा तकनीकी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, वो टेक्निक्स, वो तकनीकी और विज्ञान के आविष्कार और नियमों का शिक्षा में प्रयोग क्या है, शैक्षिक तकनीकी है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अब आते हैं भैया इसकी प्रकृति, विशेषता, महत्व, क्षेत्र, उद्देश्य। अब बेटा मुझे बताओ, है ना, अब मुझे बताओ वो जो शैक्षिक तकनीकी है वो व्यापक है, शैक्षिक तकनीकी में विविधता है, क्या ये उसकी प्रकृति नहीं है, क्या ये उसकी विशेषताएं नहीं है। अब मुझे बताओ व्यापकता के लिए, उसकी विविधता के लिए क्या उसका महत्व नहीं है, क्या ये उसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, उद्देश्य नहीं हो सकता, हाँ उसकी व्यापकता, हाँ व्यापकता उद्देश्य हो सकता है, व्यापक है मतलब बहुत सारे व्यापक उद्देश्यों में इसका काम होता है। ठीक है, सर्वांगीण है ये। ठीक है, तो इसमें 20-22 पॉइंट लिखे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से फिट कर सकते हो, बस सेंटेंस चेंज होंगे इसके। ठीक है, तो क्या है भैया, शैक्षिक तकनीकी व्यापक है, विविधताओं के लिए हुए। विविधता मतलब क्या होता है, एक विधि नहीं दी है, हजारों विधियाँ दी है। ठीक है, और उसमें तकनीकी प्रयोग दिए हैं। भैया तुम्हारे को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, ले आओ, चार्ट से पढ़ा लो, है ना, या फिर ऑनलाइन पढ़ा लो, फिल्म स्ट्रिप से पढ़ा लो, प्रोजेक्टर से पढ़ा लो, खुद बना के पढ़ा लो, तो कितनी तरीके हैं। ठीक है, तो व्यापकता और विविधता है। ठीक है, व्यवहारिक है ना, सैद्धांतिक नहीं है भैया, व्यवहारिक है। सिद्धांत जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, छोड़ दो अगर नहीं पता हो तो ये क्या है, व्यवहारिक, जिन्हें हमें व्यवहार में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध क्यों है मेरे को बताओ, जब हम विज्ञान के आविष्कारों की या विज्ञान के किसी भी प्रिंसिपल की बात करते हैं वो क्रमबद्ध होता है ना, तो इसीलिए शैक्षिक तकनीकी भी नॉर्मली क्रमबद्ध ही देखी गई है। ठीक है, इसमें शिक्षण, अनुदेशन और मशीन दोनों का यूज़ होता है। ठीक है, अभी मैंने पिछले इसकी परिभाषा में बताया था कि इसमें शिक्षण की विधियाँ और मशीन दोनों का ही यूज़ होता है। व्यक्तिगत ध्यान के लिए आवश्यक है कोई, मेनली ये जो शैक्षिक तकनीकी है ना, प्रत्येक बच्चे पर, मतलब प्रत्येक बच्चा विविधतापूर्ण होता है, तो प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्ण के लिए बनाई गई। समय का सदुपयोग होता है, इसको क्या ही समझाऊँ। अनुकूलनता, लचीली, भैया लचीली होती है, चेंज कर लेते हैं। अगर बच्चे को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बच्चे को ऐसे समझा सकते हैं। ठीक है, समय का सदुपयोग है, अनुकूलता है, बच्चे को जैसे समझाना वैसे समझेगा वो। प्रतिक्रिया और सुधार है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चीज़ कर दी हम उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं यार भाई उससे बेटर ये पढ़ा सकता है। मतलब अगर हम बोलूँ मैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ करो, बट नहीं आप बोलोगे नहीं यार उससे बेटर तो अपना एपिडाइस्कोप है, ये जब हम पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं और उसमें सुधार होता है। ठीक, प्रभावी शिक्षण है, इसमें कुछ दोहराए वाली बात ही नहीं है, प्रभावी शिक्षण तो हो गई। सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का विकास होती है, मानव संसाधन का विकास होगा, ऑब्वियस सी बात है। मानव संसाधन मतलब मानव की स्किल का विकास करता है ना, कोई चीज़ अपन को पता होती तो हमारा विकास होता है उससे भी। ठीक है, उद्देश्य में नॉर्मली गुणात्मक है, शिक्षा के गुणात्मक और परिमाणात्मक रूप से उसको बढ़ावा देना। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा पे कार्य करती है। व्यवहारिक है, शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग होता है, मूल्यांकन में और सुधार में उपयोग होता है, तकनीकी और शिक्षण समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, प्रशिक्षण और पेशेवर विकास में हमारे कार्य करता है, मतलब शिक्षक तकनीकी से प्रशिक्षण दिया जाए तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता है ना, देखा होगा आपने, पेशेवर शिक्षक भी उससे प्रशिक्षण लेते हैं। अनुकूलनता अभी बचाया, लचीली है, संपूर्ण विकास करता है, इसे शैक्षिक शोध में भी काम आता है कि भैया अपन शिक्षा को कैसे और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा में भी काम आता है। ठीक है, आज आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपको मेरे घर आने की तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप वहीं पे बैठ के अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से इसको देख सकते हो। तो इसमें से आप कोई से भी 5-6 पॉइंट उठा लो और पुट कर दो, आपने गए जो भी उससे क्वेश्चन पूछा है वो। ठीक है, तो अर्थ, अवधारणा और अर्थ पूछेगा तो ये आएगा। ओके, सब लोग बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, शैक्षिक तकनीकी। इसकी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप इसके पहले वाली वीडियो में डाल दूँगी वैसे लास्ट में। ठीक है, इसको देख लेना, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मतलब मैंने और अपडेट करा है इसको पूरा, और तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, ये मैं बता चुकी थी शैक्षिक तकनीकी कि शिक्षण तकनीकी क्या होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं शिक्षण तकनीकी क्या होता है। ठीक है, और उसकी आवश्यकता क्या है भाई, व्यक्तिगत शिक्षा के लिए समय संसाधनों की बचत होती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, सुलभ हो जाती है,
महत्व क्यों है? प्रभावी शिक्षण के लिए महत्व है, शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो रहा है इससे, ठीक है। निरंतर सुधार की प्रक्रिया अभी हमने पढ़ लिया। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, ठीक है। तो शिक्षण तकनीकी होती है केवल शिक्षा में जो एक शिक्षक कक्षा के दौरान यूज़ करता है, जो टेक्निक्स यूज़ कर सकता है, वो शिक्षण तकनीकी होती है। अनुदेशन तकनीकी, एक शिक्षक आपको किसी चीज़ को कैसे समझा सकता है, ये सिर्फ पढ़ाने का है, और ये कैसे आपकी समझ विकसित कर रहा है कि आप अकेले भी पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी, वो समझ विकसित होती है। अनुदेशन, आपको रास्ते पे खड़ा कर दिया, यहाँ पे ले आया है, बाकी आप आगे जा रहे हो, ठीक है। और एक होती है व्यवहार तकनीकी, भैया शिक्षक आपके व्यवहार में कैसे परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। ये कक्षा के अंदर होता है, ये कक्षा के अंदर और बाहर भी हो सकता है, और ये अपने जीवन पर्यंत चलता है। मैंने इसमें बहुत डिटेल में समझाया है, इसकी वीडियो देख लेना आप, एक और वीडियो है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी है, इसलिए आपको ये वापस से दिखा दिया था, ठीक है। हाँ, शिक्षा तकनीकी प्रकृति देख लीजिए आप, अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए ना उसको देख लीजिए थोड़ा बहुत। प्रकृति क्या है भैया? शैक्षिक तकनीकी उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है। आपको लग रहा है कुछ निरर्थक है, इसमें कोई उद्देश्य है ना? क्या उद्देश्य है भैया? शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। अरे भाई, ठीक है। उपयोगकर्ता केंद्रित है, प्रौद्योगिकी पर आधारित है, व्यापक है, सतत विकासशील है, विकास हो रहा है ना, सहज है और इंटरेक्टिव है। सहज है ना, आसान है ना उपयोग करने में, अभी आप देख लो। आकलन सक्षम है, हमारा उससे मूल्यांकन हो रहा है। लचीला है, चेंज कर सकते हैं। व्यावसायिक विकास उससे होता है। समावेशी है और सभी छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। जैसे कोई दृष्टिबाधित है, उसके लिए ऑडियो बुक वगैरह आती है ना। कोई नहीं आ पा रहा, नहीं चल पा रहा है, तो वो नेट के थ्रू पढ़ सकता है, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र देख लीजिए। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षण सामग्री का विकास हम शैक्षिक तकनीकी के उससे कर सकते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गई, ई पुस्तक हो गई, मल्टीमीडिया सामग्री निर्माण एंड ऑल। शिक्षण सामग्री में हम नवाचार में हम इसका यूज़ करेंगे। शिक्षण प्रबंधन प्रणाली में इसका यूज़ करेंगे। प्रबंधन प्रणाली, ये मैं इसको भी समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 लिख दूँगी मैं उसमें। पाठ्यक्रम प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग में हम शैक्षिक तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा संसाधनों में हो रहा है, व्यक्तिगत शिक्षा में हो रहा है, शिक्षकों के प्रशिक्षण में हो रहा है, समावेशी शिक्षा में हो रहा है। भैया मतलब क्षेत्र मतलब होता है कि आप उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप शिक्षण सामग्री में कर सकते हो, विधियाँ में कर सकते हो, LMS में कर सकते हो, ई लर्निंग हो गया, संसाधनों में हो गया, व्यक्तिगत शिक्षा में हो गया, शिक्षकों का प्रशिक्षण आप ई शैक्षिक तकनीकी से देख सकते हो। समावेशी शिक्षा मतलब इसमें तीनों प्रकार के बालक होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं, बाधित बालक भी होते हैं, दृष्टि बाधित हो सकते हैं, गामक बाधित हो सकते हैं, मूक बाधित हो सकते हैं, और एक असामान्य बालक मतलब जिसको हम प्रतिभाशाली बालक भी बोलते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में हम तीनों प्रकार के लिए ही ये जो है उपयोगी है। डेटा एनालिसिस में कर सकते हैं, सहयोगात्मक शिक्षा में कर सकते हैं, ठीक है। सहयोगात्मक छात्र छात्र, छात्र शिक्षक, शिक्षक शिक्षक, इस टाइप से होता है, ठीक। अब इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि भैया हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम क्या होता है, इसलिए हम लोग उसका डिफरेंस पढ़ लेंगे। हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर इट डजेंट मीन आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में हार्डवेयर कीबोर्ड माउस वगैरह होता है, बट इसमें हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी में हार्डवेयर क्या होता है, भौतिक विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी विज्ञान होता है। मतलब भाई साहब सीधी भाषा में हम उसको भौतिकी रूप से छू सकते हैं, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर उपागम होता है उसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख अधिगम प्रक्रिया से संबंध है। ये किससे संबंध है? प्रक्रिया से, और ये क्या है? प्रयोग है, ठीक है। इसको हम हार्डवेयर उपागम को शिल्प या कठोर उपागम भी कहते हैं, और इसके मृदु या फिर सॉफ्ट उपागम भी कहते हैं, ठीक है। शिक्षण के प्रभाव को नापने में दृष्टि श्रव्य सोपान का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसके आंसर वो देख लीजिए, क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, दूरदर्शन, इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़ जो हो गई है, वो सब क्या है, इन सब को हम छू सकते हैं ना। अब इसमें हम लोग क्या उपयोग करेंगे? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का। जैसे भाई आप अनुरूपक अधिगम तरीके से पढ़ा रहे हो, या क्रियाशील तकनीकी से पढ़ा रहे हो, खेल खेल में समझा रहे हो, या व्यवहारिक तकनीकी से पढ़ा रहे हो, पुनर्बलन दे के पढ़ा रहे हो, तो ये भी एक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो टेक्निक्स से ये सब किसके अंतर्गत आएगी? सॉफ्ट उपागम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। ये शिक्षण को कक्ष में अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण मशीनों का उपयोग, इसमें मेनली हम किसका उपयोग करते हैं? शिक्षण मशीनों का उपयोग करते हैं। और इसमें हम किसका उपयोग करेंगे?
शिक्षण अधिगम का, शिक्षण को कक्षा कक्ष में अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? शिक्षण अधिगम। आप किस वे में पढ़ा रहे हो, किस वे में पढ़ा रहे हो उसको छू सकते हो क्या आप? है ना, नहीं छू सकते हो ना, ठीक है। शिक्षण मशीन द्वारा पाठ्यवस्तु को प्रभावशाली बनाया जाता है और इसमें अधिगम और शिक्षण सिद्धांतों द्वारा पाठ्यवस्तु को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दे दिया भैया हार्डवेयर उपागम का, एक शिक्षक है वो जो प्रोजेक्टर और ऑडियो वीडियो के सामने से आपको पढ़ा रहा है, और एक सॉफ्टवेयर उपागम में एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी सिद्धांत को समझा रहा है, तो वो उसकी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है? मतलब कुल मिला के ये चीज़ें क्या हुई है? हार्डवेयर जिनको आप छू सकते हो, ठीक है, मशीनें वगैरह इसके अंतर्गत आती है, चॉक ब्लैक बोर्ड वगैरह सब इसके अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर उपागम जिसे आप नहीं छू सकते हो, हालांकि मल्टीमीडिया भी इसके अंतर्गत आता है, उससे आप अंदर के सॉफ्टवेयर्स को आप नहीं छू सकते हो, ठीक है। ई लर्निंग भी इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी प्रक्रिया है आपको एक समझाने की, समझने की, ठीक है। पुनर्बलन वगैरह कुछ दिखती नहीं है ये चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है प्रणाली उपागम, ठीक है। प्रणाली उपागम क्या होता है? प्रणाली मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टम। उपागम मतलब अप्रोच, सिस्टम। जैसे हम लोगों के सिस्टम होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसके पहले भी एग्जांपल लिया था, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये हमारी नोज़ है, ये हमारा माउथ है, ये ईसोफेगस गया है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हमारा स्टमक आया, और फिर यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया हमारी ये चली। तो ये क्या है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? मतलब क्या चल रहा है? चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, ठीक है। कैसा चल रहा है? चरणबद्ध तरीके से, कि खाना पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ पे 5-6 घंटे रखा रहेगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये क्या है? चरणबद्ध तरीके से है, क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है, ठीक है। और प्रत्येक का अलग अलग है, मतलब ये क्या हो रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है ना, पीछे की ओर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रणाली उपागम भी इस प्रकार से चलता है, क्रमबद्ध चलता है। प्रणाली उपागम क्या है? अभी हमने शरीर में पढ़ लिया, अब हम इसको शैक्षिक में देख लेंगे। प्रणाली उपागम क्या है? एक संरचित विधि है जो शिक्षा में विभिन्न घटकों के समन्वय, विभिन्न घटक है, जैसे हमारा मुंह था, हमारा ईसोफेगस था, हमारा स्टमक था, उनके समन्वय और आपसी संबंधों के साथ प्रयुक्त होती है। इस उपागम में शिक्षा को एक प्रणाली के रूप में देखते हैं जिसमें अनेक तत्व आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर बीच में से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो क्या हमारा भोजन डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, सभी चीज़ें ज़रूरी है। वैसे ही शिक्षा को भी हम एक प्रणाली के रूप में देखते हैं, तो वही प्रणाली उपागम की भैया अवधारणा है, उसकी संकल्पना है कि जो शिक्षा है वो भी क्या है? प्रणाली की उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब पहले आप किसी भी बच्चे की आवश्यकता देखोगे कि उसको भैया बच्चे को क्या समस्या क्या है, समस्या देखोगे, उसकी समस्या के निराकरण के लिए आप विधियाँ सोचोगे कि हम इस विधि से इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। फिर उस विधि के लिए आपको क्या क्या संसाधन लाने पड़ेंगे, आप वो संसाधन लाओगे। अब उन संसाधनों का उपयोग करके जब आपने उस बालक को समझाया तो क्या उसको चीज़ समझ में आई, उसका मूल्यांकन करोगे, और मूल्यांकन के बाद उसका फीडबैक देखोगे कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आई या नहीं, और अगर नहीं आई है तो क्या हम और बेहतर तरीका यूज़ कर सकते हैं, और फिर वही प्रोसेस चलती रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड दी प्रणाली, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम, ठीक है। अब देखो अर्थ क्या है इसका। प्रणाली उपागम का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न घटकों जैसे शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ को एक संबंधित या समन्वित प्रणाली के रूप में देखना और उनका विश्लेषण करना है। विशेषता क्या होती है भैया प्रणाली उपागम की? समग्र दृष्टिकोण है ना, कि सभी घटक आपस में जुड़े हुए हैं। प्रतिक्रिया तंत्र है भैया, इसमें फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे सुधार और अनुकूलन जिसमें सुधार और अनुकूलन संभव है। ऐसा भी फीडबैक नहीं देना है कि भैया हमको तो नहीं और आप ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, पाठ्यचर्या में अनुकूलन नहीं करना चाहिए क्योंकि पाठ्यचर्या बहुत मुश्किल से बनाई जाती है। शिक्षक को उसके पढ़ाने के तरीके चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, पर उसको जो हम किसी दूसरे शिक्षक या अन्य तरीक़ों से पढ़ते तो हमको समझ में आता है ना। मतलब पाठ्यचर्या में तो कोई गलती नहीं है, गलती किस में है? शिक्षक के पढ़ाने में गलती है, राइट। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है भैया कि जिसमें सुधार हो सके ऐसे फीडबैक होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण ही होता है, कोई भी प्रणाली एक उद्देश्य के लिए काम करती है। समस्या समाधान होना चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर चलो, भोजन का पाचन होना मेन है भैया,
लचीलापन होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, कार्यात्मक क्षमता, अब भैया भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इनोपीलिया, तो चेंज फटाक से हो जाना चाहिए ना उसको। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। कार्य क्षमता, संसाधनों का प्रभावी और कुशलता से उपयोग सुनिश्चित करता है। ये आपके पास जितना खाना है उतने में पेट भरना है। ठीक है, तो ये होती है प्रणाली उपागम के मुख्य बिंदु। इसकी प्रकृति क्या हो सकती है बताइए। अभी देखा हमने समन्वित होती है। ठीक है, सभी घटक होते हैं, एडजस्ट कर सकती है, अनुकूलनीय होती है, समय और स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, गुणात्मक सुधार करने पे ध्यान केंद्रित करती है। महत्व क्या है भैया, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग होना चाहिए, लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए, हमारा क्या लक्ष्य है उसके अनुरूप बनाई जाना चाहिए, समस्या समाधान करना चाहिए भैया, हमारे शिक्षण प्रणाली में जो समस्या है उसको सॉल्व करना चाहिए, उपयोगिता में वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम खर्चे में हम अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना सकें। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में शिक्षण विधियों में सुधार करना है, प्रणाली उपागम के तहत स्कूल में निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित कर लो। ठीक है, जैसे शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करना है, जैसे कोई भी छात्र है उनकी गणित दक्षता में वृद्धि करना है, उसमें बहुत कम नंबर आ रहे हैं, फिर आप क्या करोगे, संसाधनों की पहचान करोगे। ठीक है, उसके बाद फीडबैक प्रणाली स्थापित करोगे, नियमित टेस्ट वगैरह लोगे, मूल्यांकन लोगे, पता चलेगा। ठीक है, उसमें समन्वय होना चाहिए, शिक्षक छात्र सामग्री सब मिलके इनमें योजना बनेगी, फिर उसका मूल्यांकन होगा और उसमें आवश्यक सुधार होंगे। ठीक है, प्रतिपुष्टि का महत्व, ये क्वेश्चन एक्चुअली में पिछली बार आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। प्रणाली उपागम में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है, फीडबैक का क्या महत्व है, 1 लाइन पॉइंट्स में आपको उत्तर दिखेगा। ठीक है, तो क्या महत्व है भैया, पहला प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है इससे। ठीक है, जब हम प्रतिपुष्टि देखते हैं तो क्या होता है, प्रतिपुष्टि से सिस्टम के घटकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है, कौन कौन अच्छे से काम कर रहा है, क्या शिक्षक नहीं कर रहा है, क्या बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्या उसके लिए साधन नहीं है। ठीक है, दूसरा समस्या पहचान होती है हमको फीडबैक से कि भैया आगे समस्या कहाँ पे आ रही है, सुधार अनुकूलन है, प्रतिपुष्टि के आधार पर हम सुधार कर सकते हैं कि भैया हो सकता है बच्चे को ये सामग्री से समझ नहीं आया तो सामग्री चेंज कर दो। ठीक है, शिक्षक से नहीं समझ में आ रहा, शिक्षक चेंज कर दो, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, बच्चा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति, तो ये हमको बताती है भैया फीडबैक कि हमको लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है और हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं। अध्ययनशील दृष्टिकोण, ठीक है, मतलब प्रतिपुष्टि निरंतर सुधार और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। ये हमारी कार्य क्षमता बताती है कि हमने कितना कार्य किया है, कितनी क्षमता से कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह बताती है, इसमें पारदर्शिता होती है, कोई भी फीडबैक रहता है उसमें पारदर्शिता होती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से हमको बताते हैं कि भैया हमारे इतने पानी में हम निर्णय लेने में सहायता रहती है। ठीक है, कि अब हमको क्या किस चीज़ में चेंज करना है भैया, ये हम निर्णय ले सकते हैं। समायोजन अनुकूलन एक ही होता है कि उसको संशोधन करने में हमारी सहायता करती है। उपयोगकर्ता संतुष्टि, ठीक है, और प्रतिपुष्टि उपयोगकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करती है, मतलब जिसने प्रणाली बनाई है उसको संतुष्ट करती है कि भैया उसने कितने लक्ष्य को प्राप्त किया है। ठीक है, इस प्रकार प्रणाली उपागम प्रक्रिया जो है अधिक, जो कोई भी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको अधिक प्रभावी, समन्वित और लक्ष्य उन्मुख बनाती है। ठीक है, तो ये इसके साथ आ जाएगा। ये मैं आपको इसकी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना, तो इसको मैं वापस से नहीं पढ़ाऊँगी। हाँ, ये देखिए, ये सेकेंड यूनिट का है आपका। ठीक है, ये कौन सी है, सेकेंड यूनिट का है, और सेकेंड यूनिट में जितने भी थे सबको मैंने इस टेबुलर फॉर्म में समझा दिया है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। आपका सिलेबस उठा के देखना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे नाम लिखे उसमें, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, एब्राइस्कोप। ठीक है, तो हम उसका देखेंगे, उसका संचालन कैसे होता है, उसका क्या उपयोग है और उसकी क्या सीमाएँ हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट हम इसको पढ़ लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले आता है भैया हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसा होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट शीट पर लिखी है मुद्रित सामग्री को ये प्रोजेक्ट करता है। देखो मैं बिल्कुल हल्का सा आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ। ये है ट्रांसपेरेंसी शीट। ठीक है, इस पर अपन रखते हैं एक ट्रांसपेरेंसी शीट को। ठीक, होता क्या है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट सोर्स लगा हुआ है, और ये यहाँ से ऐसा जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा लाइट जाता है, एक मिनट ये बीच में लाइन, हाँ, यहाँ से ऐसा लाइट जाता है, ट्रांसपेरेंट शीट से जाता है, और फिर यहाँ पे एक
स्क्रीन के लिए यहाँ पे इसको इकट्ठा करने के लिए इसे लगा रहता है। तो यहाँ पे ये लाइट फिर से इकट्ठा होता है इस ट्रांसमिट शीट होता हुआ, और फिर ये यहाँ से जाके भैया स्क्रीन पे दिखता है। यहाँ पे होती है अपनी स्क्रीन, फिर ये स्क्रीन पे यहाँ पे दिखती है, जो भी ट्रांसमिट शीट में होता है ना वो इस स्क्रीन पे यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर ऐसा कुछ रहता है। आया समझ में? ये ट्रांसपेरेंसी शीट होती है और ट्रांसमिट शीट पे जो भी बना हुआ होता है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई देता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। ट्रांसपेरेंसी शीट मतलब ऐसा है कि ऐसा भी अपना इपिडायस्कोप भी है, लगभग ऐसे उस पर काम करता है। बट इपिडायस्कोप जो होता है ना उसमें क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंसी शीट है। इपिडायस्कोप में हमको ट्रांसपेरेंसी शीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें हम किसी ऐसी चीज़ को भी रख सकते हैं जो कि ओपेक है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ऐसी चीज़ को भी हम इसमें रख सकते हैं। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं हम लोग जिसके आर पार देखा जाए। ठीक है, फिर से बताऊँ, बोलूँ सेंटेंस। ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी शीट के ऊपर केवल ट्रांसपेरेंट चीज़ें ही रख सकते हैं, इतनी क्लियर है। क्या उपयोग कर सकते हो? कक्षा में पाठ्य सामग्री को आप दिखा सकते हो, ऐसे संगोष्ठियों में प्रस्तुत कर सकते हो, लाइव ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है उस पर आप पहले से भी ड्रॉ करके रख सकते हो, कलरफुल जो भी है, तो वो उसको आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, इस पर आप स्लाइड भी रख सकते हो, स्लाइड भी ट्रांसपेरेंट ही होती है ना, तो उसको भी रख सकते हो। अब इसकी सीमाएं क्या हो जाएंगी भैया? इसकी सीमाएं क्या हो जाएंगी? भारी है, भारी और पोर्टेबल नहीं है ना। ट्रांसपेरेंसी शीट की आवश्यकता है, सीमित रंग का उपयोग कर सकते हो, ग्राफिक्स की क्षमता है, और एक और क्या है कि ओपेक चीज़ों को नहीं दिखाती है, मतलब अपारदर्शी वस्तुओं को नहीं बता सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताऊँ, इसमें पंखे लगे होते हैं तो वो पंखा इसको ठंडा करने के लिए, मतलब ज़्यादा देर तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आता है इपिडायस्कोप। इपिडायस्कोप भी वही है। अब ये पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों वस्तु और स्लाइड्स को प्रोजेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके साथ ही ये क्या करता है, कक्षा में वस्तुओं और दस्तावेजों का प्रदर्शन, चित्र व अन्य अपारदर्शी सामग्री को दिखाने में उपयोग करता है। ठीक है, अब इसके सीमाएं क्या आ जाएंगी? बड़ा और भारी उपकरण है, सेटअप में प्रॉब्लम जाती है, संचालन जटिल है थोड़ा सा, बिजली की खपत भी बहुत खाता है। ठीक है, उसके बाद हम होता है स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। ठीक है, सीधी भाषा में समझो, फिल्म प्रोजेक्टर और स्लाइड कम फिल्म प्रोजेक्टर क्या है। फिल्म प्रोजेक्टर एक पूरी फिल्म समझ लो, और स्लाइड कम फिल्म प्रोजेक्टर में एक एक स्ट्रिप समझ लो कि अपन ने फ़ोटो खींची, ये दिखी, फिर ये दिखी, फिर ये दिखी, फिर ये दिखी, और ये इसी अनुक्रम में चलती है। इसको हम वापस करते ना तो ये इसमें प्रॉब्लम जाती है। जैसे अगर इस पिक्चर के बाद हमको इसको देखना है तो अभी इनसे गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिल्म प्रोजेक्टर में एक फिल्म के चलती है और लगभग इसमें चित्र दिखते हैं, और इसमें पूरी मूवेबल फिल्म दिखती है। ठीक है, आया बात समझ में? तो स्लाइड कम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर स्लाइड और फिल्म स्ट्रिप दोनों को प्रोजेक्ट कर सकता है। कक्षा में शैक्षिक फिल्मों और स्लाइड्स का प्रदर्शन दृश्य शिक्षा के लिए है। ठीक है, फिर सीमित सामग्री क्षमता है, सीमित है ना भैया। आधुनिक डिजिटल प्रोजेक्टर की गुणवत्ता भी बेहतर है तो इसका कम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिल्म प्रोजेक्टर क्या होता है? फिल्म प्रोजेक्टर सिनेमा घर समझ लो। ठीक है, 16-35 mm की मिलती है। ठीक है, 8 की भी मिलती है, 8 mm, 16 और 35 mm की हमको मिल जाएगी है। शैक्षिक और मनोरंजन फिल्मों का प्रदर्शन संगोष्ठी में भी यूज़ कर सकते हैं, विशेष प्रस्तुतियों में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सीमा क्या है? फिल्म रील की आवश्यकता है, भारी है और पोर्टेबल नहीं है, आप प्रोजेक्टर उठा के नहीं ले जाओगे, उच्च रखरखाव की व्यवस्था है, संचालन में प्रॉब्लम आती है, भैया नहीं आ रहा किसी को चलाते तो किससे चलाएगा। ठीक है, वीडियो टेप रिकॉर्डर। वीडियो टेप रिकॉर्डर क्या होता है? नाम से बताओ, है ना, रिकॉर्ड कर रहा है। तो वीडियो टेप रिकॉर्डर क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, टेप पर रिकॉर्ड करता है और उसको प्ले करता है। शैक्षिक वीडियो की रिकॉर्डिंग की कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और प्लेबैक कर सकते हो। कक्षा में वीडियो सामग्री के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो टेप की गुणवत्ता समय के साथ घटती है। ठीक है, उसकी ऑडियो जो घटती है, डिजिटल वीडियो तकनीक का उपयोग अभी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं भैया, सीसीटीवी क्या होता है? सीसीटीवी क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, क्या बोलते हैं? बंद परिपथ दूरदर्शन, सीसीटीवी। तो इससे सीसीटीवी से आप क्या कर सकते हो? कैमरे से लाइव वीडियो फीड रिकॉर्ड और प्रसारित करता है।
ठीक है। इसमें हम कक्षा की निगरानी में या सुरक्षात्मक या शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों की निगरानी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। निरंतर निगरानी इसमें रखनी पड़ती है, कैसा क्या चल रहा है कि नहीं, ढंग से चल रहा है कि नहीं, उसका रख रखाव की आवश्यकता भी होती है और गोपनीयता की चिंता रहती है। ठीक है। सीसीटीवी में बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, हमको ध्यान नहीं होता है कि वहाँ कैमरा लगा है। ठीक है। अब आप बुराई ही कर रहे हो, सुनाई देगी, क्या रह जाएगी आपकी। ऑडियो टेप, अभी ऑडियो है तो ऑडियो पर ध्वनि रिकॉर्ड और प्ले करता है। आप किसी का भाषण हो गया, संगीत हो गया, कक्षा में शैक्षिक ऑडियो सामग्री भी रहता है, उसको भी सुना जाता है। ठीक है। टेप की गुणवत्ता समय के साथ घटती है, इसलिए फ़िलहाल डिजिटल ऑडियो तकनीक का उपयोग प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस हो गई है। ठीक है। आप चार्ट पे आते हैं भैया। चार्ट क्या है? दीवार पर टांगे जाते हैं या बोर्ड पर लगाए जाते हैं। कक्षा में महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लाभ क्या है? जानकारी को स्पष्ट और संक्षेप में हमको प्रस्तुत करता है। हानि क्या है? स्थिर होते हैं, ठीक है, मूवेबल नहीं होते हैं और अपडेट करना मुश्किल है। आपने चार्ट बना लिया, चार्ट को आप अपडेट करना बहुत मुश्किल है, वापस से पूरा चार्ट बनाना पड़ता है। मॉडल 3D है, 3 आयामी है, ठीक है, जिन्हें दिखाया जा सकता है। वैज्ञानिक और शैक्षिक अवधारणाओं के प्रदर्शन से किया जा सकता है 3D मॉडल से। ठीक है। जिससे कोई भी डाइजेशन वगैरह हो गया है, डाइजेशन याद आ रहा है मेरे को, ग्लोब वगैरह हो गया है, सब 3D मॉडल है। वास्तविक जीवन की वस्तुओं का बेहतर प्रदर्शन इससे आप कर सकते हो। ठीक है। महंगे और भंडारण में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स टूट जाते हैं ना। ट्रांसपेरेंसी शीट क्या होती है भैया? ओवरहेड प्रोजेक्टर पर रखकर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कक्षा में लाइव एनोटेशन और प्रस्तुति के लिए उपयोग करते हैं। उपयोग में आसान है और तुरंत बदलाव भी कर सकते हैं, पर भैया हमको ट्रांसपेरेंट शीट की आवश्यकता है, होना मतलब ढूंढना पड़ता है, लेना पड़ता है। स्लाइड का क्या करोगे? स्लाइड जो है प्रोजेक्टर में लोड करके प्रोजेक्ट किया जाता है। शैक्षिक और जानकारी प्रस्तुतियों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली छवियों का प्रदर्शन के लिए आवश्यक है और स्लाइड्स तैयार करना समय साध्य है। ठीक है। लेबोरेटरी वगैरह में स्लाइड्स तैयार होती हैं तो उसको वो समय साध्य है। ठीक है। ऑडियो टेप अभी मैंने आपको बता दिया भैया, ये वापस से रहने देती हूँ। ऑडियो भी बता दिया, वीडियो भी बता दिया और ऑडियो अंकन ये कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। निम्न मूल्य शिक्षण सामग्री क्या होती है? ये आया है क्वेश्चन। कागज़, कार्डबोर्ड व अन्य सस्ते सामग्री से बनाई जाती है। ठीक है। हम जो नॉर्मली वस्तुएं नहीं होती है, ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं जो होती है, कागज़ पड़े हैं या फिर खोखे पड़े हैं, बहुत सारे प्लास्टिक की वस्तुएं, उसका यूज़ करके जब हम बनाते हैं। ठीक है। तो इसका हम प्रायोगिक शिक्षा और गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन ये दीर्घकालीन और उपयोग में टिकाऊ नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी रिसाइकल्ड हुई है तो इतनी टिकाऊ नहीं रह पाती है। ठीक है। अब ये भैया अपना क्वेश्चन आया था 1 लाइन स्ट्रिप का, इसलिए मैंने 1 लाइन पॉइंट्स में इसको आंसर लिखा है कि फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, इसका शैक्षिक उपयोगिता बताइए। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फिल्म स्ट्रिप क्या होता है? एक प्रकार की दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री होती है जिसमें एक रोल पर क्रमवार चित्र होते हैं जिन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर दिखाया जाता है। यह चित्रों की एक श्रृंखला होती है जो किसी विषय, कहानी या प्रक्रिया को क्रमित रूप से प्रस्तुत करती है। मैंने बताया था, है ना, क्या होती है? पहले तो दृश्य श्रव्य है ना, दृश्य और श्रव्य है, इसमें क्रमवार चित्र होते हैं। ठीक है। पर्दे के माध्यम से दिखा रहे हैं। चित्रों की क्या होती है? श्रृंखला होती है, कोई भी कहानी, विषय, प्रक्रिया के रूप में हो सकती है। ठीक। इसकी परिभाषा क्या है? दिख नहीं रहा था क्या? इसकी परिभाषा क्या है? फिल्म स्ट्रिप ये हो गया भैया, दृश्य सहायता है। ठीक है। दृष्टि की सहायता देती है, छात्रों की समझ बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। भैया कुछ देखेंगे तो रुचि बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे ये कलर यूज़ नहीं करती तो आप सोचते कहाँ पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आता। स्पष्टता हो रही ना कि मैं किस लाइन की पढ़ रही हूँ। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है देखने से। अब हालांकि ये देखने से तो नहीं, चित्रों से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। समय की बचत होती है, फटाफट मैं आपको बता रही हूँ। अब इतना मैं बोर्ड पे लिख लिख के बताती तो समय ख़राब होता। लचीला उपयोग है, अब मेरे को आगे की कोई चीज़ें बताना है तो मैं स्लाइड को चेंज कर सकती हूँ ना। प्रभावी शिक्षण के लिए है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और मल्टीमीडिया समर्थन है। ठीक है। तो यह आ जाएगा इसका अधिगम प्रक्रिया में इसकी क्या उपयोगिता है। अब आता है अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अभिक्रमित अनुदेशन की केवल मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ।
अभिक्रम मतलब होता है एक क्रम में, अनुदेशन मतलब आपको सिखाने की प्रक्रिया, आप किसी बच्चे को किस क्रम में सिखा रहे हो, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो छोटे छोटे भागों में होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब बच्चे को पहले ये सिखाई जाती है, आप बच्चे को पहले ABCD सिखा रहे हो, फिर एप्पल की स्पेलिंग सिखा रहे हो, फिर कहानी मतलब कुछ पढ़ना सिखा रहे हो, एक सेंटेंस सिखा रहे हो, फिर उसको कहानी पढ़ना सिखा रहे हो, फिर वो खुद बोल रहा है, फिर वो खुद लिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रम में होता है। तो ऐसे अनुदेशन क्रम में होता है, ठीक है। तो क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण विधि है जो सीखने की सामग्री को क्या कर रही है, छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके प्रस्तुत करती है। इस विधि में छात्र अपने स्वयं की गति से सामग्री का अध्ययन करते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर सही होने पे अगले चरण में बढ़ जाते हैं और गलत होने पे सही उत्तर की जानकारी दी जाती है और पुनः प्रयास करने का अवसर मिलता है। अब मैं आपको इसके 3 प्रकार का बिल्कुल अच्छे समझा देती हूँ। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का होता है, रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित और मैथेटिक्स अभिक्रमित। रेखीय अभिक्रमित क्या होती है, मैं आपको बोलूँ 2+2, आप बोलोगे 4, आगे बढ़ जाओगे। फिर बोलोगे 2+3, आप बोलोगे 5 और आगे बढ़ जाओगे। तो ये क्या होता है, रेखीय है। क्या है, रेखीय है, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ 2+2 और इधर ऑप्शन दे दूँ 4, 6, 7, 8, तो अगर आपने 7 लगा दिया तो आप वापस से यहीं आ जाओगे, और अगर 2+2 4 लगा दिया तो और आगे बढ़ जाओगे। फिर एक क्वेश्चन आएगा, फिर मैं और 4 ऑप्शन दे दूँगी उसके, ठीक है। तो ये होता है शाखीय अभिक्रम। तो ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, सही उत्तर देने पे आगे तो बढ़ोगे और गलत उत्तर देने पे आपको एक 4 बातें सुनाएगा वो, ठीक है। मैथेटिक्स अभिक्रम क्या होता है, मैथमेटिक्स अभिक्रम जो होता है ना, नॉर्मली मैथ्स में यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको एक इक्वेशन दी होती है, ठीक है। एक इक्वेशन, इसमें 3 चीज़ होती है, ठीक है। इक्वेशन दिया आपको, इसको बोलते हैं, हमने देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3 चीज़, प्रदर्शन, अनुबोधन और उन्मुक्ति। क्या होता है, प्रदर्शन, अनुमोदन और उन्मुक्ति। ये है भैया प्रदर्शन। अब मैं आपको इक्वेशन देने के बाद बोलूँगी कि इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या, आप इसको और तोड़ सकते हो क्या। तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, अनुबोधन दे रही हूँ, आपको क्या दे रही हूँ, प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, आपको क्या दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। फिर आप इसको तोड़ोगे, ठीक है। और प्लस क्या हुआ, मैंने आपको अनुबोधन दिया, ए लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये वापस से क्या है, प्रदर्शन हो गया। और फिर इसको आप तोड़ोगे, फिर आपको अनुबोधन दूंगी, फिर आप इसको तोड़ोगे, फिर आपको एक अनुबोधन दूंगी, ठीक है। तो लास्ट और जो निकल के आ रहा ना, मतलब देखो ये तो अपना क्या हो गया, 3 वर्ड समझो, प्रदर्शन, अनुबोधन और उन्मुक्ति। तो बेटा देखो, ये जो है ना, ये क्या है, प्रदर्शन, ये क्या है, प्रदर्शन, ये क्या है, प्रदर्शन, ठीक। अच्छा, ये क्या है, अनुबोधन, जो आपको हिंट दे रही हूँ, फिर आपको हिंट दे रही हूँ, फिर आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक। और उन्मुक्ति क्या होता है, आपको हिंट देने के बाद आपने ये जो निकाला वो उन्मुक्ति, ये जो निकाला उन्मुक्ति, ये जो निकाला उन्मुक्ति, और लास्ट में जो निकालोगे उन्मुक्ति, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से होता है, नॉर्मली हम लोग मैथ्स में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम लोग, इसको मैंने पूरा समझा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लेना। अच्छा, अभिक्रमित अधिगम से क्या होगा, अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया तो आप बताइए। एक बच्चा होता है, उसका व्यक्तिकरण हो रहा है ना, वो खुद की आवश्यकता के अनुरूप पढ़ सकता है ना, समागम होता है, ठीक है, स्वाध्याय कर सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है, सहयोग होता है, इसको अनुबोधन दे रहे हैं ना हम लोग, मोटिवेट होता है, वो कुछ सही आंसर देता है तो आगे बढ़ता है, सही आंसर देता है आगे बढ़ता है, उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है। पुनः अधिगम होता है, ठीक है, मतलब समय सीमित होने पर क्या होता है, पुनः बार बार, जैसे वो ब्रांच्ड वाले में पढ़ा तो उसको एक का गलत आंसर दिया तो उसको 4 बातें सुनाई, मतलब उसको क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट हुआ है, ठीक है। संवेदनशील होता है उसके प्रति, स्वयं संपादन में कार्य करता है, सेल्फ लर्निंग पे कार्य करता है, वो व्यावसायिक ताकत बढ़ती है और विश्वसनीयता, खुद पे विश्वास भी इससे बढ़ता है, ठीक है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, क्या शैक्षिक तकनीकी शिक्षक का स्थान ले लेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आंसर का हिंट देना चाहूँगी। शैक्षिक तकनीकी के विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बदलाव लाए हैं। इस कथन पर चर्चा करने के लिए हम शैक्षिक तकनीकी लाभ, सीमा और शिक्षा की भूमिका देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी के लाभ देखो पहले तो, उससे क्या लाभ है, उसकी उपलब्धता बहुत है, उसकी पहुँच दूर दूर तक है, वो व्यक्तिकरण है, व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ सकता है।
अंतरक्रियात्मक होते हैं वो, ठीक है, नवाचार में, शोध में, व्यक्तिपरक है। तो ये सब क्या है, शैक्षिक तकनीकी के लाभ है। उसकी सीमाएं क्या है, मेरे को बताओ। अब क्या ये संवेदनशील है? मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार क्या वो खुद को ढाल सकती है शैक्षिक तकनीकी? नहीं, ठीक है। तकनीकी समस्याएं हैं कुछ, ठीक है, तकनीकी उपकरण पर निर्भर रहती है। नहीं है वो उपकरण तो कैसे समझाओगे, ठीक है। शिक्षक की भूमिका, भैया शिक्षक, हर एक शिक्षक आपको तकनीकी में हर एक शिक्षक आप पे व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकता, ठीक है। सामाजिक और भावात्मक विकास, तो शिक्षकों का छात्रों के साथ जो संबंध होता है वो आप तकनीकी उपकरणों के साथ वैसा संबंध नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपके मन में संबंध में डर भी है भाई, अब शिक्षक आता है उसके डर के मारे ही पढ़ते हो, पर ये उपकरण क्या कर लेगा आपका, ठीक है। तो भैया शिक्षक क्या है, अपरिहार्य है, बहुत आवश्यक है। क्यों? शिक्षक मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है, शिक्षक के व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, शिक्षक में मूल्य और नैतिकता होती है, शिक्षक समस्या समाधान पर कार्य कर सकता है, शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नता को जानता है, शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करता है, ठीक है। पर तकनीकी उसकी हर तकनीकी उस हिसाब से चेंज नहीं हो सकती। तो निष्कर्ष के तौर पे हम लोग क्या कह सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षकों को, अरे भगवान, शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, इसे अधिक सुलभ, प्रभावी और आकर्षक बना दिया है। लेकिन शिक्षकों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। तकनीकी और शिक्षक का मिश्रण शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर सकता है। शैक्षिक तकनीकी और शिक्षकों के बीच एक और संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है ताकि दोनों के लाभों का पूरा उपयोग लिया जा सके। आई बात समझ में? तो ये हम इसमें कर सकते हैं। PSI प्रणाली क्या होता है? 41 मिनट की वीडियो हो चुकी है। PSI प्रणाली तो बहुत सारी बची है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा ही ख़त्म करवाया है। जितना आपका शैक्षिक टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ना, आपका पेपर इससे आप पास तो हो ही जाओगे, मेरी गारंटी, अगर ढंग से पढ़ लिया तो। PSI क्या होता है, ठीक है। PSI प्रणाली क्या है? एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो छात्रों को अपने गति और अपने तरीके से अध्ययन करने की अनुमति देता है, ठीक है। इसमें विशेषता क्या है? स्व अध्ययन प्रणाली है ये, ठीक है। तो इसमें स्व अध्ययन सामग्री है, स्व मूल्यांकन कर सकता है, तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है, मास्टरी लर्निंग होती है, ठीक है, और लचीला समय होता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। स्व अध्ययन सामग्री, छात्र में स्व अध्ययन के लिए, ठीक है। एक मिनट, मैंने इसका वो नहीं बताया क्या आपको, इसका फुल फॉर्म PSI एक होता है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली जो होता है ना, इसका मीनिंग है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली। अच्छा, व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल जो है, ठीक है, खुद का। और अनुदेशन प्रणाली क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया। तो खुद से सीखना इसका मेन चीज़ हो गया ये, ठीक है। PSI प्रणाली में हम क्या करते हैं? खुद से सीखते हैं। अब इसको पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। PSI में हम क्या करेंगे? छात्र स्व अध्ययन के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका और सामग्री प्राप्त करते हैं, ठीक है। छात्रों को नियमित अंतराल पर स्व मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नोत्तर और परीक्षाएं दी जाती है। PSI प्रणाली में छात्रों को उनके प्रदर्शन पर तुरंत प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। छात्रों को एक विषय पर अगले स्तर पर जाने से पहले आवश्यक न्यूनतम दक्षता हासिल करनी होती है, ठीक है। लचीला समय, छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति होती है और समय की जो सीमाएं हैं वो भी लचीली होती है, ठीक है। मतलब मेन ये है कि छात्रों को बेटा समझ में आना चाहिए। क्या उद्देश्य है इसका? छात्रों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, छात्रों की समझ को गहन बनाना, ठीक है, और छात्रों की व्यक्तिगत गति से अध्ययन करने की अनुमति देना। क्या लाभ होगा? व्यक्तिगत गति होगी, ठीक है, उसकी खुद की गति से, उसकी समझ से वो पढ़ सकता है। स्वायत्तता होगी, तुरंत प्रतिक्रिया, ये तभी वही हो गया लाभ। हानि क्या है भैया? ये शिक्षकों के लिए इस प्रणाली का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर एक बच्चे को बहुत टाइम लग रहा है और एक बच्चे को बहुत कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम वाला उब जाएगा और बहुत अधिक टाइम वाला उसको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। मतलब शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल है ये। स्व अनुशासन की आवश्यकता है, ठीक है। बच्चे को अगर वो चीज़ सीखना है, वो चाहता है, तो उसमें स्व अनुशासन होना चाहिए। आत्म प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं कि सभी छात्रों में हो। सामाजिक सहभागिता की कमी, पारंपरिक कक्षा की तुलना में छात्र छात्रा और शिक्षक छात्र सहभागिता कम हो सकती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इन दोनों के संबंध कुछ ठीक नहीं होते, मतलब वो आडंबरिक रूप से बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, पर एक्चुअल में बच्चों को समझ नहीं आया है।
संसाधन की आवश्यकता, ठीक है। तो आपको इसके लिए पर्याप्त संसाधन और सामग्री की आवश्यकता होती है कि आपको उस बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपके पास सभी प्रकार के संसाधन हो। असमानता, सभी छात्र समान रूप से आत्मप्रेरित और स्व अनुशासित नहीं हो सकते। कुछ छात्रों को यह प्रणाली कठिन लग सकती है, मतलब उससे लगता है कि उससे बेटर तो भैया मैं ऐसे ही पढ़ लूँ, ठीक है। मतलब अगले दिन से आएगा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो PSI प्रणाली का उद्देश्य छात्रों को व्यक्तिगत और गहन शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अधिक स्वायत्तता और नियंत्रण के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों को पर्याप्त तैयारी और संसाधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक आया है, मल्टीमीडिया के चरण बताइए, विकास के चरण, इसलिए मैं आपको इधर बता देती हूँ। मल्टीमीडिया, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मीडिया मतलब होता है माध्यम। जब हम बहुत सारे माध्यमों का एक साथ उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा मल्टीमीडिया, ठीक। मल्टीमीडिया के साधनों को रट्टा मारो, 50-60, 60 से 80, 80 से 90, 90 से 2000 और 2000 से वर्तमान। कहाँ गैप हुआ? 50-60, ठीक है, इधर हो गया सेकंड वाले में, 60 से 80, ठीक है। इतना तो कर लोगे। प्रारंभिक चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चौथा, वर्तमान। पहला क्या हुआ था? शिक्षक केवल पाठ और चित्रों का उपयोग करते थे, पुस्तकें और मुद्रित सामग्री का उपयोग करते थे। द्वितीय चरण में क्या हुआ? दृश्य श्रव्य सामग्री आ गई, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गई, स्लाइड्स आ गए, चित्र, चार्ट, ग्राफ आ गए। तीसरे चरण में 1960, 80, 90 देख लो, 1980, 90 में तो हम ही हो गए। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ है, तो शैक्षिक सॉफ्टवेयर में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास शुरू हो गया। और फिर 2000 वाले इंटरनेट और वेब आधारित शिक्षण उपकरणों का उपयोग करने लगे, ऑनलाइन कोर्स हो गया, वीडियो ट्यूटोरियल हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करने लगे। और अभी हम लोग आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, इनका उपयोग करना, AI का उपयोग करने लग गए हम लोग अब, ठीक है। ये सारांश है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अनुदेशन अवयव किस प्रकार सहायक है? ये क्वेश्चन भी पिछली बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अनुदेशन अवयव। हमें को बताओ पहले अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है। किसी बच्चे को जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाएंगे, उसको कैसे समझाएंगे, उस चीज़ का उद्देश्य है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशन अवयव क्या होता है? उसकी योजना बनाना, प्रारूप बनाना। पहले दिन मैं ये करूँगी, दूसरे दिन मैं ये करूँगी, तीसरे दिन मैं ये करूँगी, चौथे दिन तो उसको समझ में आ ही जाएगा। दैट इज़ द अवयव, ठीक है। क्या करना, उसका एक मैट्रिक्स बना लेना कि आपको कब कब क्या क्या लाना है, कैसे क्या समझाना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है अगर वो सामान्य बालक है तो, ठीक है। तो टीचर को उसकी टेक्निक चेंज करनी होती है, बट हालांकि टीचर्स के पास इतना समय नहीं होता है कि वो प्रत्येक बच्चे को इतने समय के साथ पढ़ा सकें, ठीक है। सो थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति अनुदेशन अवयव अत्यंत सहायक है। यह शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित, मैं बता रही हूँ ना, एक अपनी एग्ज़ाम आ गई भैया, एग्ज़ाम आ गई तो अपन टाइम टेबल बना लेते हैं, मैं इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, तो ये भी वही काम है, ठीक है। तो व्यवस्थित, स्पष्ट और लक्षित बनाने में मदद करता है, ठीक है। कैसे करेगा? स्पष्टता और फोकस। मेरे को पता है कि मेरे को आज यही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो क्या हूँ मैं? स्पष्ट और फोकस्ड हूँ, ठीक है। तो अनुदेशन अवयव शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और परिभाषित करता है। शिक्षक और छात्रों को दोनों को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों को पता है कि हाँ, अपने को आज यही चैप्टर ख़त्म करना है, दोनों वही काम कर रहे हैं और दोनों ने मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। प्रत्येक शिक्षण गतिविधि का एक विशेष उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण हम देख लेते हैं। अगर उद्देश्य है कि छात्र पौधे की विभिन्न प्रजातियों की पहचान सकें, तो अनुदेशन अवयव उन सभी गतिविधियों संसाधनों को शामिल करेगा जो इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। संगठन संरचना होती है इसमें। अनुदेशन अवयव शिक्षण सामग्री और विधियों का एक संगठित रूप प्रस्तुत करता है। किसका भैया? शिक्षण सामग्री, आपको क्या क्या चाहिए और कौन कौन सी विधि से आप पढ़ाओगे, उनका एक संगठित रूप प्रस्तुत करता है, जिससे क्या होगा, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अधिक प्रभावी बनती है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या किया इसने, उदाहरण क्या है, जैसे
एक अध्याय में पहले पौधों के प्रकारों के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है, पहले पौधों के बारे में जानकारी देंगे, फिर प्रत्येक प्रकार की विशेषताओं पे कि किस प्रकार की विशेषता होती है, उसके बाद हम उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। प्रभावी मूल्यांकन होता है। अनुदेशन आव्यूह मूल्यांकन तकनीकों को भी शामिल करता है कि अब भैया आपने पढ़ा दिया, आप मूल्यांकन कैसे करोगे, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सारे मूल्यांकन, उससे प्रश्न पूछ लो, प्रोजेक्ट तैयार करने को बोल दो, प्रैक्टिकल परीक्षा ले लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पौधों की पहचान के उद्देश्य के लिए मूल्यांकन में प्रश्नोत्तरी शामिल हो सकती है, विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियों को पहचानेंगे, ठीक है। संसाधनों का समन्वय, आवश्यक संसाधन और सामग्री जो हमको चाहिए उनको समन्वित करता है, ठीक है, इसलिए करता है ताकि कोई भी आवश्यक संसाधन हमसे छूट नहीं जाए, ठीक है। और सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों के पास सभी आवश्यक उपकरण सामग्री उपलब्ध हो, ठीक है। वैसा नहीं है कि भैया अरे मैं तो उसको लाना भूल गई, उसकी कल्पना कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पौधों की पहचान के लिए आवश्यक सामग्री हो गया, कुछ चित्र हो गया, वीडियो हो गया, नमूने हो गए, ठीक है। लचीला और अनुकूलनीय होता है, भैया परिस्थिति के अनुसार चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब लक्ष्मण रेखा खींच दी अब तो प्रारूप बन गया, तुम कुछ भी कर लो उसको लेके आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लचीला होता है, आवश्यकता के अनुसार उसको समायोजित कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई गतिविधि छात्रों के लिए कठिन साबित हो रही है तो शिक्षक दूसरी विधि उपयोग कर ले भाई, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने ये सारणी के माध्यम से लिखा है, वही की वही टिप दिया है, ठीक है। अब आता है भैया अनुबोधन क्या होता है। मैं आपको अनुबोधन इसके पहले भी बता चुकी हूँ। प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट समझ लो एक हिंट देना, किसी को हिंट देना कि तू इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर ले, ठीक है। तो हिंट देना, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैंने इक्वेशन लिखी है इसकी पहले मैंने बताई थी, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 3x - 5 = 10, ये मैंने दे दिया आपको, ठीक है। इक्वेशन क्या दे दिया आपको मैंने, इक्वेशन। अब मैं आपको अनुबोधन दूंगी कि अपन क्या ये 5 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये 5 को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बच्चे करेंगे उसमें ट्रांसफ़र। 3x = 10 + 5। फिर मैं आपको अनुबोधन दूंगी, क्या हम x बराबर इसको ऐड करने के बाद बटे में 3 लिख सकते हैं, 15/3, ठीक है। तो हमको क्या x की वैल्यू मिल गई है, तो फिर उसका यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं क्या हमने सही किया है या नहीं, ठीक है। तो जो आपको मैं हिंट देती हूँ वो होता है अनुबोधन। अब भैया अनुबोधन भी होते हैं 2 प्रकार के, रूप अनुबोधन होता है, अर्थ अनुबोधन होता है, ठीक है। रूप अनुबोधन और एक अर्थ अनुबोधन, उसको एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट एक्चुअल में एक तकनीकी शब्द है जो विभिन्न संदेश, आदेश, निर्देशों के माध्यम से उपयोगकर्ता को किसी क्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो आपको मैंने क्या किया, प्रोत्साहित किया। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, वेबसाइट, विद्युत उपकरण, अन्य तकनीकी प्रणालियों में होता है। नॉर्मली जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है। उस प्रॉम्प्ट के आधार पर हम उसको लिख लेते हैं, हिंट दे देते हैं भैया हमको ये ऐसे ऐसा चाहिए, तो हम वैसा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट की परिभाषा है, पर शैक्षिक तकनीकी में प्रॉम्प्ट अलग होता है, ठीक है। तो रूप प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये हो गया। हाँ, रूप और अर्थ अनुबोधन क्या है भैया, ये पढ़ लिया ना। तो रूप अनुबोधन क्या है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स प्रॉम्प्ट। यह अनुबोधन उपयोगकर्ता को किसी तकनीकी प्रणाली में सही सिंटैक्स या संरचना का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। एक संरचना के लिए कि भैया ये इसी संरचना से होगा, एक निश्चित संरचना के लिए वो उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। यह समझाता है कि कैसे डेटा या निर्देश सही तरीके से दर्ज किए जाने हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमको सिंटैक्स त्रुटि लाइन 10 के रूप में अनुदेशन बोधक हो सकता है। मतलब ये हमको बोल रहा है कि सिंटैक्स त्रुटि एरर आई है लाइन 10 में, देखो, तो हम लोग डायरेक्ट लाइन 10 में जाके उसकी एरर देख लेते हैं। मतलब उसने क्या किया है, उसका रूप बता दिया है, ठीक है। उसका संरचना रूप से समझ जाओ, उसकी संरचना ये किस लाइन में अपनी दिक्कत है। अगर आप 3x - 5 को +5 = 10 लिख लेते, तो मैं आपको क्या बताती कि बेटा ये पहली बात तो तूने यही गलत लिखा है, तो उससे पहले इसको सुधार। तो ये मैंने आपको क्या बोला है ना, रूप अनुबोधन दे दिया ना, ठीक है। तो ये गलती जो एरर है, तो ये रूप अनुबोधन दिया जाता है। अर्थ अनुबोधन क्या होता है, इस अनुबोधन का उपयोगकर्ता को किसी क्रिया, प्रक्रिया या विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से उसके माध्यम से दी जाने वाली सामग्री या प्रेरणा के माध्यम से समझता है कि वास्तविक उद्देश्य और उसे कैसे प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए एक खरीदार वेबसाइट पर कृपया अपना पता दर्ज करें
का एक कितना बेकार उदाहरण है लिख लिया है, ठीक है। तो अर्थ अनुबोधन आप कैसे दोगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको एक क्वेश्चन दे दी, फिर मैंने आपको बोला कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो बच्चा उसको सोचेगा और फिर उसको जैसे उसने नहीं क्या लिखा था मैंने 10 + 5 किया 15 लाया, तो ये उसने क्या किया है, मैंने उसको समझाया है, एक प्रक्रिया करने का बोला और उसने किया है, तो उस अर्थ को समझ के उसने जब वो कार्य करता है तो वो होता है अर्थ अनुबोधन, ठीक है। मतलब बेटा वो सही जा रहा है लेकिन उसको समझने में प्रॉब्लम जा रही है, तो मैंने उसको थोड़ा सा हिंट दे के समझा दिया है कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों ही अनुबोधक उपयोगकर्ता की तकनीकी प्रणालियों को सही स्थिति और प्रभावी कामकाजी प्रदर्शन में मदद करता है, परंतु उनके उपयोग की प्रक्रिया प्राथमिकता अलग अलग होती है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स में कोई टर्म होती है, जैसे फिजिक्स में अधिकतर ऐसा आता है कि प्रूफ करो, तो आप पूरा सॉल्व कर दिया, आपने धन खूब सॉल्व किया और फिर आपने उसको प्रूफ किया, पर लास्ट में आपका उत्तर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, तो टीचर उसको देखता है और बोलता है बेटा तूने ये क्या किया इस लाइन में, तूने यहाँ पे तो उसको गलत लिख दिया, तो ये मैंने आपको क्या बताया, रूप अनुबोधन दे दिया, क्या दे दिया, रूप अनुबोधन दे दिया, ठीक है। अगर मान लो कि बच्चा यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, बच्चा यहीं तक पहुँचा है, ठीक है, इस लाइन में अटक गया है, अब इस लाइन में अटक गया तो मैं उसको क्या दूंगी, अर्थ अनुबोधन दूंगी कि बेटा तुम ऐसा भी तो कर सकते हो, तो फिर वो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये होता है अपना अर्थ अनुबोधन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इपिडाइस्कोप क्या है, उसके कार्य। अभी वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया है, तो मेरे हिसाब से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ठीक रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे इपिडाइस्कोप का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं ना, ये मैंने उसमें समझाया है, चार्ट को समझाया है, चार्ट के गुण अवगुण क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये पिछले साल के ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखे तो मैंने उसको भी शेयर किया है, और मतलब आधे घंटे का वीडियो और बचा है, आधे घंटे का भी नहीं, 15 मिनट का और यार, पर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपके थोड़ा सा काम आ जाएगी, थोड़ा इसको सिंसियरली पढ़ लो और चाहो तो नोट्स भी बना लो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।